नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। हम सब अपने अपने गुरु के आशीर्वाद से और डॉक्टर हनुमान सर के आशीर्वाद से आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। एफोरिज्म नंबर 39। Now the adherents of the ordinary school of medicine show all these for so many centuries. They show that nature herself cannot cure any disease by the ascension of another, be it ever so strong. तो अब फिर से हनुमान सर ने नाउ का वर्ड यूज किया है। अब इस पल ऑर्डिनरी स्कूल ऑफ मेडिसिन के जो अध्ययन है उन्होंने देखा और दिखाया भी। शो ऑल दीज फॉर सो मेनी सेंचुरीज, काफी सदियों से ये दिखा चुके हैं कि उन्होंने और देखा भी है कि नेचर अपने आप को क्योर नहीं कर सकती कोई नया डिजीज आने से। बीट एवर सो स्ट्रॉन्ग, चाहे वो भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पुराना डिजीज डिसिमिलर डिजीज से हटता नहीं है, क्योर नहीं होता है, दूर नहीं होता। इफ द न्यू डिजीज बी dissimilar to that present already present in the body, what shall we think of them? हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं? That they nevertheless went on treating chronic disease with allopathic remedies, namely with medicines and prescriptions capable of producing God knows what morbid state, almost invariably, however, one dissimilar to the disease to be cured. हम उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो लोग देखते आए कि ऐसी नई बीमारी जो पुरानी नेचर अपने आप को एक नई बीमारी जन्म लेने से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने देखते हैं और दिखाते हैं। फिर भी फिर भी हम इसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो लोग फिर भी ऐसा क्रॉनिक डिजीज को एलोपैथिक दवाइयों से ट्रीट करते जा रहे हैं, और ऐसी दवाइयों और ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जिनके बारे में भगवान ही जानते हैं कि उसकी क्या मॉर्बिड स्टेट क्रिएट होती है। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली और चौकसता के साथ इतना तो है कि वो जो डिजीज जिसको क्योर करना है उससे काफी डिसिमिलर उसकी एक्शन है, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी है, वो भगवान ही जानते हैं। यानी कि अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो वो राम भरोसे ऐसी चलती जा रही है, उनकी साइंस ऐसी राम भरोसे चल रही है। उसके बारे में हम क्या सोचेंगे? ऐसा अगर हनुमान सर स्पेशली इंडियन होते तो वहां पर गॉड नॉस की जगह राम भरोसे लिख ही देते, क्योंकि वहां पर गॉड बोला जाता है उनकी कंट्रीज में, और हमारी कंट्री में राम, शिव या अलग अलग नेम से हम उसको पुकारते। एंड even though physicians did not hitherto observe nature attentively, the miserable results of their treatment should have taught them that they were pursuing an inappropriate and false path. और फिर भी अगर फिजिशियंस उन्होंने जो नेचर में अब तक ऑब्जर्व किया, अटेंटिवली ऑब्जर्व नहीं किया, तो उसके जो मिजरेबल रिजल्ट्स होंगे, उसकी ट्रीटमेंट की जो भी दुखदाई परिणाम आएंगे, उन उससे उनको पता चलेगा, उससे वो सीखेंगे कि वो एक गलत, एक इनएप्रोप्रिएट पाथ पर चल पड़े। Did they not perceive when they employed, as they as was their custom, an aggressive allopathic treatment in a chronic disease, that thereby they only created an artificial disease dissimilar to the original one, which as long as it was kept up, merely held in abeyance, merely suppressed, merely suspended the original disease, which latter, however, always returned and must return as soon as the diminished strength of the patient no longer admitted of a continuance of the allopathic attacks on the life. और एक प्रश्न हमारे लिए है, डिड दे नॉट परसीव व्हेन दे एम्प्लॉय, क्या वो लोग जानते नहीं है कि जब वो दवाइयों को एम्प्लॉय करते, एज वॉज देयर कस्टम, उनके रीति रिवाज के अनुसार,
एंड एग्रेसिव एलोपैथिक ट्रीटमेंट इन अ क्रॉनिक डिजीज, जब वो एम्प्लॉय करते हैं इस एग्रेसिव ट्रीटमेंट को क्रॉनिक डिजीज में, तब क्या उनको ये परसीव नहीं होता है that they thereby only created an artificial disease dissimilar to the original one, और इससे वो एक ओरिजिनल डिजीज में एक डिसिमिलर डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, which as long as it was kept up merely held in abeyance, जब तक वो रहेगा स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज, जब तक वो उनकी दवाइयों की एक्शन चलेगी, तब तक वो जो पुरानी ओरिजिनल डिजीज है वो एबियंस यानी कि सुषुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में टेम्पररी अच्छा लगेगा, उस वो हेल्ड करेगी, नियरली सप्रेस, सिर्फ और सिर्फ सप्रेस हो जाएगी, merely suspended the original disease, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डिजीज को सुसुप्त अवस्था में रख, which later और फिर बाद में, later means original disease, however always return, original disease फिर से वापस आएगा, and must return और आएगा ही as soon as the diminished strength of the patient no longer admitted of a continuance of the allopathic attacks on the life, जब तक ये अटैक चलता रहेगा तब तक और और जब तक इस पेशेंट की स्ट्रेंथ डिमिनिश नहीं होगी तब तक उसकी, और जैसे ही डिमिनिश हो जाएगी तो तुरंत ही वे ये वापस आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि अ, जो भी क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, तो उनकी शुरुआती एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो दब जाता है, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की वाइटलिटी और और कम हो जाती है, तो फिर से वो हाइपरटेंशन अनकंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। क्यों ऐसा हो? क्योंकि ये इन अप्रोप्रिएट पाथ से ट्रीटमेंट की जा रही है। Thus, the exanthema certainly disappears very soon from the skin under the employment of violent purgatives. इसीलिए जैसे ये क्वेश्चन हमें हमें अपने आप को पूछना है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि ये सब जो आगे क्वेश्चनरी आई वो सब हमारे लिए है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए वही उसी का आगे का पार्ट है, यही अफोरिज्म का, कि दस द ईच एक्सेंटीमीटर तुरंत ही वो डिसअपियर हो जाते हैं इरप्शंस स्किन में से, जैसे ही वो वायलेंट परगाटिव्स का एम्प्लॉयमेंट होता है तो तुरंत ये स्किन अच्छी हो जाती है, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, और ये परगाटिव्स उसको बार बार दिए जाते हैं, इन द स्पेशली इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो। But when the patient can no longer stand the fictitious dissimilar disease of the bowels, लेकिन ये जो बॉवेल का जो ये डिजीज है, डायरिया होना, या फिर अगर एमेटिक्स देते हैं तो फिर वो उसमें वॉमिटिंग होती है, तो ये जो डिजीज है वो तो डिसिमिलर है स्किन के डिजीज से, तो उससे जब भी पेशेंट अब इससे अफेक्ट नहीं होगा, उसकी बॉवेल की जो डिजीज प्रोड्यूस की गई परगेटिव्स के द्वारा, तो जब भी उसको अब परगेटिव्स नहीं दिया जा रहा है, कैन टेक नो मोर परगेटिव्स, then either the cutaneous eruption breaks out as before or internal sora displays itself in some bad symptom। ये बात कि अगर अगर उसने ये सब बंद कर दिया तो फिर से वो जो डिसिमिलर डिजीज अगर बंद हो गया, उसकी बॉडी में से ये निकल गया डिसिमिलर डिजीज, तो आइदर वो क्यूटेनियस इरप्शन फिर से आ जाएगा, या फिर इंटरनल सोरा डेवलप हो जाएगा। इंटरनल सोरा डिस्प्लेस इटसेल्फ इन सम बैड सिम्टम में वो उसका सिम्टम आने लगेगा इंटरनल सोरा का, एंड द पेशेंट इन एडिशन टू हिज अनडिमिनिश्ड ओरिजिनल डिजीज हैज टू एंड्योर द misery of painful wound digestion and impaired strength to boot।
जो पेशेंट उसकी ओरिजिनल बीमारी से तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस अनडिमिनिश्ड ओरिजिनल बीमारी में ऐड हो गई उसकी, उसका और दुख बढ़ा दिया। कैसे? उसके पेनफुल र्यूम्ड डाइजेशन से उसकी डाइजेशन खराब हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो अब वो अपने आप को अच्छा करने में और कमजोर हो गया। So also when the ordinary physicians keep up artificial alterations of the skin and issues on the exterior of the body with the view of thereby eradicating the chronic disease, they can never cure them by that means, as such artificial cutaneous ulcers are quite alien and allopathic to the internal affection, but in as much as the irritation produced by several tissues is at least sometimes a stronger dissimilar disease than the indwelling malady, the latter is thereby sometimes silenced, suspended for a week or two. तो इसीलिए हनुमान सर क्या कहते हैं कि सो ऑल्सो, इसीलिए ऐसा भी होता है कि जब भी ऑर्डिनरी फिजिशियंस आर्टिफिशियल अल्सरेशन स्किन पर और एक्सटीरियर बॉडी पर कोई भी इश्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे पहले के जमाने में डाम देते थे, यानी कि गरम सलिया चमड़ी के ऊपर उसको लगाते थे। तो जब तक ऑर्डिनरी फिजिशियन, सामान्य फिजिशियंस, डॉक्टर्स ऐसा करते रहेंगे with the view of thereby eradicating the chronic disease, ये देख रहे, ये इस तरीके से वो देखना चाहते हैं कि भाई हम इससे chronic disease को eradicate कर सकते हैं, ऐसे मामले में भी they can never cure them by that means, इस तरीके से वो कभी भी क्योर नहीं कर सकते। as such artificial cutaneous ulcers are quite alien, क्योंकि ये सब तो एलियन है, सब कुछ अलग है, कोई सिमिलर डिजीज नहीं, ये सब डिसिमिलर है, एलोपैथिक टू द इंटरनल अफेक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होम्योपैथी में भी हो सकता है कि अगर आपने गलत दवाई देते रहे डीडीएस में, तो फिर वो एक डिसिमिलर डिजीज क्रिएट करता है। But in as much as the irritation produced by several tissues is at least sometimes a stronger dissimilar disease, जब अगर ये इरिटेशन बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि जो बाहरी इरिटेशन दिया जा रहा है पेशेंट को, अगर वो ज्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और इनड्वेलिंग जो उसकी मेलेडी है उससे स्ट्रॉन्गर हो गया, और उसकी वजह से अब उसका जो पुरानी बीमारी है वो थोड़े टाइम के लिए, एक दो वीक के लिए वो सस्पेंड हो जाएगी, साइलेंस हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो चली गई, लेकिन बट इट इज ओनली सस्पेंडेड, लेकिन वो सिर्फ सस्पेंड हुई है, खत्म नहीं हुई। एंड दैट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और काफी थोड़े टाइम के लिए वो सस्पेंड हो गई। while the patient's powers are gradually worn out, और जब भी पेशेंट के पावर, उसकी जो ताकत थी, वाइटल एनर्जी है, वो जैसे जैसे वॉर्न आउट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, वो वापस वापस आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट है प्रिज्म 39 का कि epilepsy suppressed for many years by means of issues, काफी सालों की जो इपिलेप्सी थी वो अलग अलग तरीकों की वारदात से वो सप्रेस्ड हो गई, इनवेरिएबली रिक्योर्ड एंड इन एन एग्रावेटेड फॉर्म, फिर से वापस आ जाती है। इनवेरिएबली मीन्स चौकसता के साथ, चौकसता के साथ वो वापस आती है। एंड रिकर्ड यानी कि रिकरेंस, एंड इन एन एग्रावेटेड फॉर्म में वो आती है व्हेन दे वेर अलाउड टू हील अप, जब भी उस वो जो अलग अलग तरीकों से जो कुछ किया उसको हिल करने के लिए हमने उसको अलाउ की, तो फिर वो वापस एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाती, एज पिचलिन, पैचलिन एंड अदर्स टेस्टिफाई। ये अलग अलग पहले के जमाने के, हनुमान सर के पहले के जमाने के अलग अलग फिजिशियन है, उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया। But purgatives for each and issues for epilepsy cannot be more heterogeneous. More dissimilar deranging agents cannot be more allopathic, more exhausting modes of treatment,
then are the customary prescriptions composed of unknown ingredients. ये उतना, ये जो हमने जो एग्जांपल ली है ईच के लिए परकेटिव्स या फिर एपिलेप्सी के लिए इश्यूज, इश्यूज यानी अलग अलग तरीके के, जैसे पट्टी बांधना, कोई लेप लगाना, ऐसी वो अलग अलग पहले के जमाने में उसको इश्यूज कहते थे, काफी पहले की टर्मिनोलॉजी, अभी ये कोई यूज नहीं करता है। तो एपिलेप्सी के लिए ऐसा, फिर ईच के लिए परगाटिव्स, ये उतना हिट्रोजिनस या उतनी डिरेंजिंग एजेंट्स नहीं है, लाइफ की डिरेंजिंग एजेंट नहीं है, उतना एलोपैथिक नहीं है, उतनी एग्जॉस्टिंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है जितना आजकल ये जो कस्टमरी प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, कंपोज्ड ऑफ अननोन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस फॉर द अदर नेमलेस इननंबरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज। असंख्य ये जो बीमारी जो क्रिएट हो रही है, उससे वो क्यों हो रही है? क्योंकि क्योंकि ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है जिससे एक डिजीज दूसरे डिजीज के साथ कॉम्प्लिकेट कर रहा है, एक डिजीज दूसरी मेडिसिनल डिजीज के साथ कॉम्प्लिकेट हो रही है, और ये फिर जेनेटिक डीएनए में ये पास ऑन हो रही है, और फिर ऐसे ही बीमारियां बढ़ती जा रही है। These likewise do nothing but debilitate and only suppress or suspend the malady for a short time without being able to cure it. ये these likewise do nothing, ये और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, और डेबिलिटेट करेगा, पेशेंट को कमजोर बनाएगा, एंड ओनली सप्रेस और सस्पेंड द मेलेडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए मेलेडी को, बीमारी को सप्रेस करता है, सस्पेंड करता है, दिखने नहीं देता, विदाउट बीइंग एबल टू क्योर इट, वो उसको क्योर नहीं कर सकती, ऐसी प्रिस्क्रिप्शन इसको क्योर नहीं कर सकते, एंड व्हेन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑलवेज अ न्यू मॉर्बिड स्टेट टू द ओल्ड डिजीज। और जब ऐसी दवाइयों को लंबे टाइम तक यूज होती है, तो उसमें और एक पुरानी बीमारी के साथ एक नई मॉर्बिड स्टेट ऐड हो जाती है। जैसा हम आजकल देखते हैं अपने क्रॉनिक पेशेंट्स में, कि जैसे बीपी की दवाई लेते हो तो उनको डायबिटीज हो जाती है, या रीनल डिजीज हो जाती है, या हार्ट डिजीज आ जाता है, या फिर कोई दूसरी मस्कुलर डिजीज, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ ना कुछ ऐसी एड ऑन बीमारी हो जाती है। और जो डायबिटीज की दवाइयाँ लेते हैं उनको भी कोई लंबे टाइम तक वो इस एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, जो कस्टमरी प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें ऐसी दवाइयाँ है जिसकी हेल्दी इंडिविजुअल पर क्या असर होती है वो किसी ने जाना नहीं है, डिसिमिलर दवाइयाँ है, ऐसी दवाइयाँ चलती रहती है लंबे टाइम तक, तो फिर एक नई बीमारी 5 साल 10 साल में एड ऑन हो जाती है, और फिर पेशेंट उस बीमारी की भी दवाई चालू कर देते, फिर और एक नई नई बीमारी, और एक नई बीमारी, पेशेंट बीमारियों का घर हो जाता है, और ऐसे ही बीमारियां बढ़ती जा रही। तो ये सिखाती है एफोरिज्म नंबर 39, पर आगे के जो दो पॉसिबिलिटी है उसी को, और वी कैन से एक डिटेल में हमें अंडरस्टैंडिंग दी गई कि when what is happening when two dissimilar diseases happened in one body। अब कल हम सीखेंगे कि जब ये दो डिसिमिलर डिजीज कॉम्प्लिकेट करते हैं तो क्या होता है, कैसे कॉम्प्लिकेट होते हैं, किस अवस्था में ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।